हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज पार्ट 7 में डिस्कस करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी पेपर सेकंड जून 2018। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अपन इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फॉर whom लोकल अकाउंट्स ऑफ द रियलिटी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ए ग्रैंड नरेटिव्स, ये कह रहा है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन क्या कहते हैं, फिनोमोलॉजिस्ट। फिनोमोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी आपके एक्सीडेंट हुए हैं, जिस प्रकार की भी आपकी घटना हुई है, वो एज इट इज वर्णन की जाती है, व्याख्या की जाती है। दूसरा आपका कह रहा है फंक्शन। फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी आपके स्ट्रक्चर में चीज़ें काम आती है, जो भी किसी प्रकार के जो स्ट्रक्चर अपन क्रिएट करते हैं, उनमें जो जो चीज़ें या जो जो कंटेंट काम में आते हैं, उनका आपस में क्या बॉन्डिंग रही, ये सारे फंक्शनिस्ट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्निस्ट। उत्तर आधुनिकतावादी क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है, जो कंटेंट है, उसमें ह्यूमैनिटी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, अगर मशीनें हैं तो मशीनों के साथ मानवीयता का व्यवहार भी होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं। ठीक है, और मार्क्सिस्ट तो आप कहते ही हैं कि जितने भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, चाहे क्लास कन्फ्लिक्ट हो, चाहे ऐसे कल्चर कन्फ्लिक्ट हो, वो सारे मार्क्सियन की थ्योरी होती है। तो 61 का जो राइट क्वेश्चन आएगा वो आएगा पोस्ट मॉडर्निस्ट। उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि आपके जितने भी ब्यौरे हैं, आख्यान हैं, वो रियलिटी से बेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं दोस्तों। ये कहता है सोर्स ऑफ द डाइवर्सिटीज इन द इंडिया इंक्लूडेड। जो डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं भारत में, उनमें क्या क्या सम्मिलित हैं, क्या क्या इकट्ठे हैं, इंक्लूडेड। तो देखो, एथनिक ओरिजिन, जितनी भी नृजातियाँ होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं, वो सब, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, रिलीजन्स होती हैं, कास्ट होते हैं, प्रजातियाँ होती हैं, यहाँ पे भौगोलिक विविधताएं होती हैं, सांस्कृतिक विविधताएं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसी से तो बनता है कि डाइवर्सिटीज़ हैं, भारत विविधताओं का देश है। तो ओरिजिन एंड एथनिक ओरिजिन होगा, बहुत सारी कास्ट हो जाएंगी, रिलीजन्स हो जाएगा एंड लैंग्वेज हो जाएंगी। ठीक है, तो 62 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा 4, ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 लेते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू N.K. बोस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया सिविलाइजेशन इन द रिजल्ट ऑफ। N.K. बोस क्या कर रहे थे, सिविलाइजेशन की थ्योरी इन्होंने दी थी। इनके साथ सुरजीत सिन्हा ने भी सिविलाइजेशन की थ्योरी दी है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ वो किसके बिहाफ पे हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था कि भारतीय सभ्यता का विकास हुआ। तो पहला क्या रीजन था, द रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑफ द वार लीडिंग द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। जो राष्ट्रवाद के लिए जितने भी युद्ध हुए हैं, उससे क्या भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। तो आप समझिए, जब भी युद्ध होता है, जब हानि होती है, जन की और धन की दोनों की हानि होती है, तो सभ्यता का विकास नहीं होता है। दूसरा आपका बी ऑप्शन है, ए पैटर्न ऑफ द कल्चर प्लूरिज्म अंडर रिलेटिविटी पीसफुली कंडीशन। तो जितने भी पीसफुली जो कंडीशन है, शांतिपूर्ण जो स्थितियां हैं, और उन शांतिपूर्ण स्थितियों से कल्चर प्लूरिज्म हुआ है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कल्चर डेवलप हुए हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है, द कम्युनिटीज इन द इंडिया डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट देयर डिस्टिंक्ट एंटाइड्स। भारत में समुदाय की जो विशिष्ट सत्ता होती है वो निर्माण नहीं करते हैं। तो समुदाय की तो अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं, अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उनमें वी फीलिंग होनी चाहिए, एक निश्चित आपका एरिया होनी चाहिए, एक आपका ऑक्यूपेशन सेम होना चाहिए, आपके रिलीजन मोस्ट ऑफ सेम होनी चाहिए, कम्युनिटी तो वही होंगी ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ आपका ऑप्शन है, डाइवर्सिटीज ऑफ द कल्चर बट एनकरेजिंग द इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑल कम्युनिटीज। ठीक है, जो संस्कृति की विविधता है वो बढ़ रही है, पर कैसे बढ़ रही है, समुदाय की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्थिक संगठन को तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ही। सभ्यता का जो विकास होती है, सभ्यता किसके बिहाफ पे होती है, आपके पास आर्थिक होगा तभी तो सभ्यता का विकास होगा। सभ्यता में जो भी कंटेंट लगती हैं, आपकी गढ़ हो गए, आपकी कुर्सी टेबल हो गई, या आपकी जो जो चीज़ें आपके काम में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी सभ्यता को तो करती हैं। उसके लिए आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो N.K. बोस के अकॉर्डिंगली जो कल्चर डेवलप हुआ है, सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस होने के बाद, वो इसलिए हुआ है कि एक तो कल्चर प्लूरिज्म बढ़ा है,
और एक जो ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आपकी बूस्टअप हुई है, वो प्लस हुई है, इंक्रीज हुई है, इसलिए सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। ठीक है, तो 61 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 64 लेते हैं दोस्तों। इन इंडिया हु इज द क्रिएटेड ऑफ द बिगनिंग सोशियोलॉजी आउट ऑफ द शेडो ऑफ द हिस्टोरिज्म एंड द कल्चरोलॉजी। वो कह रहा है कि संस्कृतिकरण और जो इतिहासीकरण है उनकी छाया से बाहर निकलने का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी जब स्टार्ट हुई थी तब। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी डेवलप करी एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, उनकी जो बुक्स थी द रिमेंबर विलेज, द कास्ट ऑफ इंडिया, है ना, इन सारी बुक्स के अंदर उन्होंने यही कहा कि जो भी पुरानी ऐतिहासिकता है उनको छोड़ो और नया आगे क्रिएट करो। डोमिनेंट कास्ट भी इसी का ही एक रूप जो एम.एन. श्रीनिवास ने थ्योरी कंसेप्ट दिया था वो इसी का दिया था। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, A.R. देसाई, वो नेशनलिज्म थे। ठीक है, तीसरा G.S. गुरिये, वो इंडियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भारतीयकरण की बातें करी, जितने भी साहित्य पुराण लिखे हुए थे उन सब के बारे में बात करी। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 65 लेते हैं दोस्तों। 65 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, हु इंस्टेड दैट इज नॉट इनफ दैट ए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टू बी सोशियोलॉजिस्ट बी एन इंडियन फर्स्ट। वो कहता है कि जो समाजशास्त्री हैं वो भारतीय समाजशास्त्री, एक समाजशास्त्री तो बने पर उसके पहले सबसे पहले भारतीय बने। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिया था डीपी मुखर्जी ने। ठीक है, डीपी मुखर्जी के लिए कंटेंट और आता है कि डीपी मुखर्जी एक तो मार्क्सियन है। ठीक है, मार्क्सियन क्यों है? क्योंकि उन्होंने मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं, इसलिए मार्क्सियन है। और ये खुद को समाजशास्त्री के अलावा, एक सोशियोलॉजिस्ट के अलावा, खुद को मार्क्स शास्त्री या मार्क्सवादी कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, ये डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाता है और इनका आंसर आएगा डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट एज द लेवल एज द असरेशन एंड द रीजन। पहला कथन है और दूसरा उसका रीजन है, इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो असरेशन क्या बोल रहा है, रीजनलिज्म in India has been constantly on the rise since independence। यानी कि जो क्षेत्रीयता का विकास हुआ है वो इंडिपेंडेंस होने के बाद हुआ है। भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद क्षेत्रीयता का विकास हुआ है। ठीक है, अब क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, इन दोनों को लिंक करना है। ठीक है, क्यों हुआ है, क्योंकि ऑल रीजन्स बिग और स्मॉल वांट टू सेफगार्ड देयर रीजनल इंटरेस्ट विथ ए नैरो अप्रोच। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो छोटे और बड़े जो क्षेत्र थे वो अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने क्षेत्रों का विकास करना शुरू कर दिया, विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के बीच में संबंध हुआ है। ठीक है, संबंध हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 61 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। दोस्तों 67 नंबर का क्वेश्चन अपन अटेंड करते हैं, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द सोशल कल्चर मार्जिनिटी इन द इंडियन स्लम। जो इंडियन स्लम है, जो गंदी बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनमें सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया। इसका राइट आंसर आएगा विक्टर डिसूजा ने, ध्यान रखना। और एक दूसरा जो ये ऑप्शन आ रहा है ऑस्कर लेविस ने गरीब की संस्कृति दी थी। ठीक है, गरीब की संस्कृति दी, कल्चर ऑफ द पॉवर्टी। ये भी आपके मलिन बस्तियों से रिलेवेंट है। तो जो 67 नंबर का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ द पॉवर्टी रेफर टू अ लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज नीडेड टू मेंटेन द फिजिकल सर्वाइवल। ये कह रहा है लेक का मतलब कमी होता है, जो बेसिक रिसोर्सेज की कमी हो जाती है अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उस प्रकार की पॉवर्टी को क्या कहा जाता है, उस प्रकार की पॉवर्टी को कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा इसने जो दिया है, इसका राइट आंसर तो आएगा ए। दूसरा ऑप्शन भी अपन समझ लेते हैं, कल्चर पॉवर्टी। कल्चर पॉवर्टी कहते हैं जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से कल्चर होना चाहिए, अगर वो नहीं हो पाता है दैट मीन कल्चर पॉवर्टी है। ठीक है, भारत में 1 अरब जनसंख्या है
तो 1 अरब के हिसाब से कल्चर पॉवर्टी होनी चाहिए, पर यहाँ पे कल्चर थोड़ा कम है, इसका मतलब यहाँ पे कल्चर पॉवर्टी भी है। और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो है सब्जेक्टिव पॉवर्टी। सब्जेक्टिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि सभी प्रकार की मटेरियलिस्टिक आपकी सुख सुविधाएं होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कमी रह गई है, दैट मीन सब्जेक्टिव पॉवर्टी। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। तो 69 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करते हैं दोस्तों। 69 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अटल मिशन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत वाज लॉन्च। अमृत की जो योजना थी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो मिशन चलाया गया था अमृत मिशन, उनकी डेट क्या थी? उसकी डेट थी 25 जून 2015। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 25 जून 2015 को अटल मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो प्रकार के आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज द लेबर असरेशन एंड द रीजन, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध अपने को ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है। तो पहला जो असरेशन है, कथन कहा गया है, वो क्या कह रहा है कथन में? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि इकोलॉजिकल तरीके से जो कमी होती जा रही है इस वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, और फैल क्यों रहा है? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से। तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या बता रहा है? रीजन में कहता है डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिग डैम एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये सही कह रहा है बिल्कुल कि मिट्टी, आपकी सोल या आपका पानी, इस प्रकार में जो पॉल्यूशन आता है, जो कमी आती है, उसकी वजह से ही इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, और जब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, पारिस्थितिक निम्नीकरण होगा, उसके बाद ही पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो आ रहा है ए, कि दोनों सही हैं और आर एक का सही एक्सप्लेनेशन। ठीक है, गॉट इट। 70 का आंसर आएगा ए। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।